हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया जहां हमने न्यूमेरिकल्स पूरा कंप्लीट कर दिया था। जो आपका टेक्स्ट बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है, चेक करते हैं उसको क्या दिया हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 है ये, ठीक है। तो आपके बुक का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है जो आज हमें पढ़ना है वो है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या टॉपिक है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, आइए उसको समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, एक आपके बुक में जो लिखा हुआ है उसके थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि सपोज करो अगर हम लोग, ये अर्थ है, ये धरती है, अगर यहाँ से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूँ, ठीक है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके, सपोज करो अगर मैं यहाँ से किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकूं और ये पत्थर ऊपर चलता चला जाए, ठीक है, थोड़े समय बाद ये नीचे की तरफ गिरने लगेगा। थोड़े समय बाद ये कहाँ गिरेगा? नीचे की तरफ। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी वेलोसिटी कम क्यों हो रही थी? वो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था ना, तो वो उसकी स्पीड देखो धीरे धीरे कम होगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। और वेलोसिटी एक पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0। और जहां वेलोसिटी 0 होगा वहीं से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो पहला क्वेश्चन, उसकी वेलोसिटी कम कैसे हो रही है, वो कंटिन्यूअस डिक्रीज क्यों हो रहा है, और डिक्रीज होने के बाद फिर वो नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा एक जवाब है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो क्या है कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने का ट्राई करता है। कौन ट्राई करता है? अर्थ, ठीक है। जैसे देखो ये अर्थ जो है ये क्या करता है, जैसे ये अर्थ है, ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने का ट्राई करता है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है। कहाँ खींचता है? अपने सेंटर की तरफ। अच्छा, ये जो फोर्स लगा रहा है अर्थ क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि जब फोर्स होगा तो बॉडी के अंदर क्या आएगा? एक्सेलरेशन, है ना। तो इस बॉडी के अंदर क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन, कि जिससे जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ गिरता है। क्लियर? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वो वेलोसिटी जो कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। देखो अगर कभी आपने भी अगर हाई जंप किया हो या कभी ऊपर से आप नीचे की तरफ कूदे हो तो क्या होता है, आप ध्यान से देखो कि जब उसमें आप गिरते हो तो आप ऐसे नहीं गिरते हो कि जैसे कोई ऊपर आदमी और वो गिर रहा है, तो ऐसे नहीं गिरता है। वो कंटिन्यूअस उसका स्पीड बढ़ता है और वो ऐसे गिरता है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे गिरता है? वो एकदम स्पीड में। स्पीड का मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे वो था, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, मान लो सपोज करो अगर जिस पॉइंट पे वो था उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे हो जाएगी 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 11 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 11 मीटर, और फिर नीचे आते आते 12 मीटर पर सेकंड, और नीचे आते आते 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नीचे से कौन सा फोर्स लग रहा है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो जो पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा था उसकी वेलोसिटी कम होने के पीछे का कारण है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया? यही एक टॉपिक हमारे बुक में हमको बहुत प्यार से समझाया गया है कि द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ ड्यू टू फोर्स ऑब्जेक्टली फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे गिरता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे गिरता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? तो एक छोटा सा टॉपिक था हमारे बुक में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारे बुक में नेक्स्ट हमको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक लिखा कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महिंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल। तो पीछे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, ठीक है। पीछे हमने क्या पढ़े थे? एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे। अच्छा, पीछे जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे उसी के बेस पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? फोर्स निकालना है।
तो चलो हम लोग सोल्यूशन से पहले थोड़ा गिवन देखते हैं। क्या देखते हैं? थोड़ा सा गिवन देखते हैं। ठीक है, देखो गिवन, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ना, कि जैसे मान लो महिंद्रा जो है अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक तो महिंद्र का मास हो गया m1 और एक दूसरा मास, जैसे मान लो इसके मास को हमने अगर इसके मास को m1 बोला तो इसका मास हो गया m2। मान लो ये जो डॉट है ये महिंद्र है। ठीक है, एक आदमी है, चलो उसको आदमी जैसा बना देते हैं, छोड़ो उसको आदमी जैसा बना देते हैं। ये हो गया अर्थ और ये हो गया महिंद्र। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं आराम से। चलिए निकालें। अच्छा देखो, अर्थ इस महिंद्र को क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, बदले में महिंद्र भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना। तो इसके मास को हम लोग ने बोल दिया, मान लो इसके मास को बोल दिया m1, इसके मास को बोल दिया m2। अच्छा, अर्थ का मास कितना होता है? तो अर्थ का मास होता है m1 की वैल्यू हो गई 6 × 10⁻24 kg। ये हो गया अर्थ का मास। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? अर्थ का मास। चलो सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड, अर्थ है तो अर्थ का रेडियस होगा, डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा? डिस्टेंस कितना? सपोज करो ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर महिंद्र खड़ा है। ठीक है, और ये अर्थ का रेडियस कितना हो गया? r। अर्थ का रेडियस कितना हो गया? r। अच्छा, अर्थ के सामने इसका कोई हाइट है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे खड़ा है और यहाँ से जो हाइट है, ये वाली हाइट को हम लोग बहुत छोटा मानते हैं। बहुत छोटा, आदमी कितने फीट का होता है? 6 फीट, 7 फीट, 7.5 फीट, इससे ज़्यादा तो होते ही नहीं है, तो बहुत छोटा सा हाइट है। तो हम लोग ने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया r। क्या मान लिया? r। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ वो कितना होता है? 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, महिंद्र का जो मास दिया है वो दिया था 75 kg दिया हुआ है, 75 kg दिया हुआ है पिछले वीडियो में, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 75 kg हो गया। तो अब हमारे पास m1 हो गया, m2 हो गया, r हो गया, g की वैल्यू हमको पता है, कहानी खत्म हो गई। सोल्यूशन सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, g की वैल्यू आपको पता है, g = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ये g की वैल्यू है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो F = g m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, g की वैल्यू कितनी दी है? 6.67 × 10⁻11 इंटू m की वैल्यू कितनी दी है? 6 × 10⁻24 इंटू 75 डिवाइड बाई r की वैल्यू कितनी दी है? r बताओ। r दिया है 6.4 × 10⁻6, तो ये हो गया 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? यस और नो? कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई कैलकुलेशन हमने जो इतना भी था प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। देखो, जिसके ऊपर पावर है उसको सेपरेट कर देंगे और जिसके ऊपर पावर नहीं है उसको एक साइड कर देंगे। ठीक है, करके देखते चलो। देखो, तो ये हो गया 6.67 इंटू, इसके ऊपर पावर है, 6 के ऊपर नहीं है, इंटू 75 के ऊपर पावर नहीं है, इंटू ये पावर किसके ऊपर है? 10⁻11 इंटू 10⁻24। कोई डाउट? नो। चलो डिवाइड बाई क्या है? 6.4 × 10⁻6 है, तो इसको 2 बार लिख लो। 6.4 × 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। देखो, ये हमने सिंप्लीफाई जानबूझ के किया है। ठीक है, जब हम लोग आपका एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे? आप इन तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे। चलो मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। देखो, आप मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि बेसिक सा मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 75 कितना हो गया? 300.5। कितना हो गया? 301.5। ठीक है, 3001.5 हो गया। अच्छा, इंटू, अच्छा देखो, अब ये नीचे का देखो, इसको देखो और यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करो जो हम लोग बहुत पहले से और बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। जिस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं
पावर का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे देखो इसको देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो बेस सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं ना। तो मान लो कि 24 दिया हुआ है और इधर क्या दिया, -11 दिया हुआ है, इसको तुमको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर 13। क्या हो गया, 10 की पावर 13। ये वाला टर्म मेरा क्या हो गया, 10 की पावर 13, ठीक है। चलो अब 6.4 इंटू 6.4 कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, 6.4 इंटू 6.4, ये हो गया 40.96। कितना हो गया, 40.96 इंटू कितना हो गया, 6 + 6 10 की पावर 12। अब देखो ये 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ना। तो सिंपली इसको ऐसे कर लो कि 3001.5 इंटू 10 की पावर 13 - 12, ठीक है। ये 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 13 - 12 क्या हो जाएगा, 1। 13 - 12 क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोग सीधे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1। 1 का मतलब हो गया 10, 1 का मतलब क्या हो गया, 10, ठीक है। अब डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई कर लो 40.96। क्या कर लो, 40.96। आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, उसको 40.96 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, इतना तो कर ही लोगे। अब क्या कैलसी यूज़ करें हम, इतना तो आप कर ही लोगे। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, नहीं तो चलो कर लेते हैं हम लोग। 10 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, 30015 डिवाइड बाई 40.96, आंसर आ गया 732.7880। मतलब इस पूरे टर्म को हम लोग मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं, 3। तो 7.32.7 इतना है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 733 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, यस और नो। आप देख लो, बहुत आसान सा कैलकुलेशन था, हमने पूरा कैलकुलेशन किया। अब हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको मिटा दूं, इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करिए, ट्राई करिए, मैं आपको बता के जाता हूं। इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको, आप खुद सॉल्व करिए इसको। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर जो फॉल हो रहा है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो आपको ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी कुछ समय के बाद। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा v = u + at, ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो है नहीं हमारे पास, तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास। फोर्स भी आपको पता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्स निकाला। मास आपको उसका पता ही है, मास तो आपको पता ही है, तो मास से डिवाइड कर दो सिंपल। ये हो जाएगा 733 और मास हो गया 75। अब 733 डिवाइड बाय 75 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बस वही एक्सेलरेशन उठा के पुट कर दो, ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। देखिए इस टॉपिक में हमारा जो मेन काम है वो हमको फाइंड आउट करना है जी का वैल्यू कितना होता है, जी का फॉर्मूला क्या होता है। ये 2 बातें हमको फाइंड आउट करनी है, जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं। बट यहाँ पे देखो कुछ बातें लिखी हैं कि अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट नियर इट अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। देखो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है एक फोर्स लगा के, और न्यूटन ने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को खींचेगा, जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। आगे है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और जब वो खींचता है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग करें। देखो जैसे मान लो अर्थ इस बच्चे को खींच रहा है, अर्थ इस बच्चे को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये जो लड़का है ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना। अगर इसको खींचेगा, अगर ये हाइट पे है और इसको जब ये खींच रहा है
तो बदले में ये जो बच्चा है ये भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं? तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो हम लोग उसको लिखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालने का फॉर्मूला यही है, ठीक है, जो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है। क्लियर? अच्छा, फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। यस और नो? फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। देखो, अर्थ के मास को मैं कैपिटल एम बोलता हूं, इसके मास को मैं स्मॉल एम बोलता हूं, ठीक है। तो ये हो गया जी एम बाई आर का स्क्वायर। कोई डाउट? अब देखो, यहां से एक m से एक m हो गया कैंसिल, तो फॉर्मूला आ गया g इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कोई डाउट? इसका यूनिट होता है, g का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, है ना? तो डायरेक्शन जो इसका होगा वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। आपके बुक में दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचेगा, जिसको हमने बोला न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचेगा उसको बोलते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या F इज इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर। क्लियर? सेकेंड जो G का फॉर्मूला है, G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, अगर आप यहां से G की वैल्यू पुट करो, अगर आप किसकी वैल्यू पुट कर दो, G का, अगर आप यहां से G का वैल्यू पुट करो, अगर आप इसमें G का वैल्यू पुट कर, देखो G इज इक्वल टू क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। M का वैल्यू बताओ, M 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाई R की वैल्यू बताओ, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9.77। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो शायद हमारे पीपीटी में पूरी बात ना हो, तो मैं उसको आपको यहां क्लियर कर दूं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी। जी का जो वैल्यू है वो वेरी करता है। वेरी मतलब होता है चेंज होता है। जी का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले को आप देखोगे तो G इज इक्वल टू है जी एम बाई आर स्क्वायर। G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखना, अगर जैसे समझो कि ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला है G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम बाई आर स्क्वायर मतलब अगर R की वैल्यू आप बड़ी करोगे तो G की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप R की वैल्यू कम करोगे तो G की वैल्यू कम हो जाएगी, G की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब जो G है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? R के ऊपर, बराबर। और हमारा जो अर्थ है वो परफेक्ट सर्कल नहीं है। अर्थ जो है वो परफेक्ट सर्कल नहीं है। अर्थ, आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ के घूमने के कारण वो एक जगह से फ्लैट हो गया है
और एक जगह से बल्ज हो गया, मतलब ऐसा, मतलब चपटा हो गया है। तो जब वो चपटा रहेगा तो वो थोड़ा सा ऐसा दबा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? कैसा है अर्थ? एक सर्कल नहीं है। अर्थ एक सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है। ठीक है, अर्थ कैसा है? जैसे देखो ये पोल है, ये इक्वेटर है। ठीक है, इस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो अर्थ जो है वो पोल पे फ्लैट है। अर्थ जो है वो पोल पे कैसा है? फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट है। और इक्वेटर पे कैसा है? बल्ज है। बल्ज मतलब थोड़ा सा ऐसा मोटा है और ऊपर से ऐसा चपटा है। ठीक है, तो इक्वेटर पे देखो यहाँ पे थोड़ा ऐसे मोटा है और इक्वेटर पे ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कम है। अर्थ की कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है, अच्छा, अगर अर्थ ऐसा है तो फिर और देखिए और कैसा कैसा है। तो इसको मैं थोड़ा एक बार मिटाऊं तो तुम्हें थोड़ा और दिखाया जा सकता है कि अर्थ और कैसा है। ठीक है, तो ये अर्थ है, बराबर। अब अगर तुम इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो तुम क्या बोलोगे कि सर इस पॉइंट पे जी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो रेडियस कम है, डिस्टेंस कम है, तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम एट पोल, जी की जो वैल्यू है, जी इज मैक्सिमम एट पोल। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है? पोल पे है। और मिनिमम कहाँ पे है? मिनिमम कहाँ पे? बोलो मिनिमम कहाँ पे? मिनिमम एट इक्वेटर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? जी की वैल्यू चेंज होती है पोल पे और इक्वेटर पे। जी की वैल्यू ज़्यादा कहाँ है? पोल पे। कम कहाँ है? इक्वेटर पे। दैट मीन्स अगर पोल पे जो रहने वाले हैं ना वो थोड़ा सा भी सामान खरीदेंगे तो ज़्यादा लगेगा। जैसे जस्ट एक ऐसे एग्जाम्पल है छोटा सा। सपोज करो पोल पे रहने वाला आदमी गया 1 किलो शक्कर खरीदने, 1 किलो शक्कर खरीदने। ठीक है, अच्छा, अगर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है, मान लो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मान लो, है नहीं, मान लो कि ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो वो कितना दिखेगा इसको? जैसे मास है 1 kg, ग्रेविटी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन दिखेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर मास उतना ही है और वो आदमी इक्वेटर पे है, वो ये आदमी कहाँ पे है? अब ये आदमी मान लो ये इस इक्वेटर पे खड़ा है। ठीक है, शक्कर अभी भी 1 kg ही है, बराबर। अब वो इक्वेटर पे खड़ा है, मान लो इक्वेटर पे वैल्यू है 9, मान लो, मैं बार बार बोल रहा हूं मान लो। ठीक है, सपोज करो 9 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 kg। सॉरी, इसका आंसर कितना आएगा? 9 न्यूटन। इसका आंसर कितना आएगा? 9 न्यूटन, है ना? मतलब आप देख रहे हो कि वो मास तो सेम है, 1 kg ही शक्कर है। इक्वेटर पे भी उसने 1 kg शक्कर लिया और पोल पे भी उसने 1 kg शक्कर लिया, लेकिन इक्वेटर पे उस आदमी का वेट कितना आया? 9 न्यूटन। समझ रहे हो? और पोल पे कितना आया? 10 न्यूटन, बराबर। मतलब दुकानदार ने 1 किलो शक्कर दिया और उसको वेट कांटे में वेट दिखेगा 10, कितना दिखेगा? 10 न्यूटन दिखेगा। ठीक है, मास तो 1 ही kg है, बट किसके कारण ये चेंजेस दिखाई दे रहा है? ये चेंजेस दिखाई दे रहा है पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो जी की वैल्यू है वो सरफेस पे अलग है। जी की वैल्यू वेरिएशन है सरफेस पे चेंज है। ठीक है, अच्छा, सरफेस पे हमने देखा जी की वैल्यू, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ पे इस पोजीशन पे जी की वैल्यू अलग है, इस पोजीशन पे जी की वैल्यू अलग है, सरफेस पे अलग है। अब आ जाते हैं हम लोग हाइट पे। कहाँ पे आ जाते हैं? हाइट पे। ठीक है, हाइट पे आ जाते हैं। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, ये क्या है? ये अर्थ है। ठीक है, अब ये तो देखो ये सरफेस है ना, इसको मैं ऐसे ये कलर कर रहा हूँ, सरफेस है। अब सरफेस से तुम जितना ऊपर जाओगे, सरफेस से तुम जितना ऊपर जाओगे, मान लो ये अर्थ का सेंटर है और ये हो गया रेडियस, इसको मैंने बोला आर। फॉर्मूले में चेक करो, आर मतलब रेडियस, और रेडियस को तुमने बड़ा किया, आर और बड़ा करते जा रहे हो।
आर की वैल्यू बड़ी करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो जी की वैल्यू कम होते जाएगी, जी की वैल्यू कम होते जाएगी। समझ में आएगा? तो जितना ऊपर आप जाओगे, जितना हाइट पे आप जाओगे, उतना जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग टू हाइट, ठीक है, सम हाइट, देन द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज। ठीक है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। एक है डेप्थ, एक क्या है, डेप्थ। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे सेंटर की तरफ पहुंचोगे, अब रेडियस धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे 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 जाओगे, वैसे जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आप अर्थ के सेंटर पे पहुंचोगे, कहाँ पहुंचेगा, अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे, वहाँ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे जो जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, जीरो। ये बात में लड़के लोग को डाउट होता है, इस बात को मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट होता है कि वाई जी इज इक्वल टू जीरो एट सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू जीरो क्यों होता है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में पूछा भी गया हुआ है, बराबर, ये आपके टेक्स्ट बुक में पूछा भी गया है। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये मान लो ये क्या है, अर्थ है। तो जैसे जैसे अर्थ के आप नीचे चले जाओगे, वैसे वैसे डेंसिटी बदल जाएगी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास निकालोगे तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, कोई डाउट किसी को? मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे चलते चले जाओगे, अर्थ के नीचे चल, मान लो मैं इधर पहुंच गया, ठीक है, तो मेरे लिए ये वाला जो पोर्शन है वो तो किसी काम का नहीं रहेगा। मान लो ये सेंटर है ना, तो अंदर की तरफ जैसे जैसे चलते चले जाओगे, वैसे वैसे पोर्शन आप माइनस करते चले जाओगे। कहने का मतलब है कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो कम होते चली जाएगी। समझ में? मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपके लिए ये वाला पोर्शन ही मायने रखेगा, ये साइड वाला पोर्शन तो गायब हो गया है ना, इसका तो कुछ हिस्सा ही नहीं रह गया। क्लियर हो गया? कहने का मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर चले जाओगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, डेंसिटी चेंज होते चली जाएगी। अच्छा, अर्थ क्या है, एक वॉल्यूम है, एक स्फीयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो हमने यहां से मास निकाला, हमने यहां से वॉल्यूम निकाला। अब एक बात बताओ, F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 देखो G इज इक्वल टू क्या होता है, G m/r²। ठीक है, अच्छा G की वैल्यू तो हमको पता है, चलो G मास कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, G डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये हो गया आर का स्क्वायर, बराबर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर ऊपर बचेगा, ऊपर कितना आर बचेगा, एक आर। तो यहाँ पे जी क्या हो गया, जी इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू आर। ठीक है, अच्छा हमको जी का वैल्यू कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे। जी का वैल्यू कहाँ निकालना है, सेंटर पे। तो सेंटर पे रेडियस कितना हो गया, जीरो। सेंटर पे रेडियस कितना हो गया, जीरो। तो अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे जी इंटू डेंसिटी 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या पुट किया, जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो जी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। समझ में आया? तो देखो हमने बड़े आसानी से प्रूव किया, जी की वैल्यू जीरो होती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, मतलब जैसे 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 आप नीचे चलते चले जाओगे, लेकिन सेंटर पे पहुंचोगे जी की वैल्यू जीरो। नहीं तो अगर आप इसको ये फॉर्मूले में लगा दिए, जी इज इक्वल टू GM/r²। सर अब आर तो सेंटर पे जीरो हो गया, तो यहाँ पे कर दो जीरो, जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी हो गया। समझ में आया क्या? तो ये मेथड जो है वो गलत है, इट इज टोटली रॉन्ग, गलत है ये। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो हमने यहाँ पे जी की वैल्यू देखी, सरफेस पे बदल जाती है। ठीक है, जी की वैल्यू सरफेस पे अलग है, हाइट पे अलग है और डेप्थ में अलग है। यहां तक पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है,
तो मुझे लगता है यहाँ पे हमको आज स्टॉप करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग बताएंगे कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। ठीक है, और मास और वेट का एक न्यूमेरिकल है, उसको भी कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक हमारे साथ ये वीडियो को देखा। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।